चलिए फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल आज आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल जो हम करने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी को। तो कंपनी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर 11th क्लास में हमने पढ़ा सोल प्रोप्राइटरशिप, यानी एक बिजनेस का मालिक है और उसके नीचे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, और वो कितने भी हो सकते हैं, इट्स डिपेंड कि सोल प्रोप्राइटर कितने बड़े स्केल पे काम कर रहा है। लेकिन अब जो भी नफा नुकसान है सर वो इसका है। इज दैट क्लियर? फिर हमने जस्ट कंपनी से पहले पढ़ा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप में हमने पढ़ा जैसे जनरली कि भाई ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, इसके नीचे फिर से सर एम्प्लॉइज काम कर रहे होंगे, वर्कर्स काम कर रहे होंगे, वो डिपेंड करता है कितने स्केल के ऊपर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। जो नफा नुकसान होगा इनका होगा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं कंपनी, तो फर्क क्या जरा समझिए भाई। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्वेस्टमेंट होगी, जो पैसा लगा होगा, वो जनरली एक का लगा हुआ है मालिक का, और छोटा मोटा जो लोन बैंक से, किसी रिश्तेदार से। तो यानी कि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पता चले सोल प्रोप्राइटर 1 लाख रुपए अपना लगा रहा है और 100 करोड़ रुपए लोन लेके लगा रखे हैं, तो 100 करोड़ देगा कौन से लोन? मेरी बात सुन आ रही है? तो यानी स्केल थोड़ा छोटा ही रहेगा। सर पार्टनरशिप में जहां पे यहाँ पे एक के पैसे लगे हुए थे, इन्वेस्टमेंट हुई थी बिजनेस के अंदर, अब यहाँ 3 की इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है। अब चलिए जो अगर लोन लेंगे तो उससे कंपेरेटिवली बेटर ले सकेंगे सर, जनरली उससे बेटर स्केल पे काम हो रहा होगा, जनरली उससे बेटर स्केल पे काम हो रहा होगा। चलिए तो यहाँ पे अकाउंट थोड़े से और लार्ज लेवल पे हमने सीखे। अब कंपनी क्या है सर? अब मान लीजिए आप ये सोच रहे हो कि बहुत बड़े स्केल पे काम करना है, और हम ये सोचे जी 4 लोग 10 लोग मिलकर पैसा लगाएं तो वो पूरा नहीं पड़ेगा, तो हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं सर? कंपनी। और कंपनी में क्या है, जनरल पब्लिक को हम भागीदार बना सकते हैं, ओनर बना सकते हैं। क्या आइए जी आप आइए और हम आपको ओनर बनाएंगे, जो नफा नुकसान होगा आपको बांटेंगे। लेकिन फर्क क्या है सर? फर्क ये है आपका कि यहाँ पे जो सोल प्रोप्राइटर ओनर है, तो ऑर्गेनाइजेशन वो ये चला रहा है। पार्टनरशिप में अगर एबीसी पार्टनर है तो पार्टनरशिप फर्म को एबीसी चला रहे हैं। लेकिन अब सोचिए, अगर मान लीजिए हम ये कह रहे हैं जनरल पब्लिक को आइए ओनर बनिए। अब ये ओनर तो सर 10,000 भी हो सकते हैं, 50,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं। अब आप बताइए सर, अगर 50,000 अगर ओनर बन गए और 50,000 को कहा जाए चलाओ जी कंपनी चलाओ, सर वो तो चल नहीं, फिर तो पॉसिबल ही नहीं है चल जाए, कि सबके अलग अलग व्यूज होंगे, कैसे चलेंगे? बताइए, बात सुनिए आती है। तो होगा क्या, ये जो शेयर होल्डर है, ओनर है कंपनी के बहुत सारे, तो ये क्या करेंगे सर? अपने यहाँ पे इसके अंदर अपॉइंट क्या कर देंगे सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे ये कंपनी को चलाएंगे। ओनर ये है, शेयर होल्डर मेंबर क्या लोग, लेकिन चलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा? ऑब्वियसली शेयर होल्डर। अब यहाँ पे इनके नीचे जो एम्प्लॉइज होंगे सर ढेरों, तो जितने मर्जी, सब पता नहीं कितने लेवल पे एम्प्लॉइज हो सकते हैं सर, और डिपेंड करता है अगेन कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। ऐसा भी हो सकता है सर इसके नीचे पता चला जी 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 1 करोड़ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है सर। जो बड़े बड़े स्केल पे कंपनीज काम कर रही हैं वहां बिल्कुल ऐसा है, इतने स्केल पे काम कर रहे हैं एम्प्लॉइज। लेकिन अब सोल प्रोप्राइटरशिप में किसी के नीचे 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हो, थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। पार्टनरशिप फॉर्म में सर 1 लाख एम्प्लॉय काम कर रहे हो, सुनने में अजीब सा लगता है। तो यानी कंपनी जो आप पढ़ने जा रहे हो सर, इसका मतलब है सर जितने लार्ज स्केल पे आप काम करना चाहते हो आप कर सकते हो। बताइए, बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? तो यहां पर बेसिकली क्या होगा, एक अलग से एक व्यक्ति है, जरा उसको हाईलाइट करते हैं सर, और वो अलग से जो व्यक्ति है, जो ये अलग से व्यक्ति है, इसको मैं नाम दे रहा हूं सर प्रमोटर। क्या नाम दे रहा हूं? प्रमोटर। इस प्रमोटर के दिमाग में आया सर कि बड़े स्केल पे काम करना है। भाई किसी के तो दिमाग में आएगा, इतनी जनता को इकट्ठा करना आसान है क्या? तो ये किसके दिमाग में आया? प्रमोटर।
और उसने अपने व्यूज वगैरह सारी प्रिलिमिनरी फॉर्मेलिटीज वगैरह सब पूरी करी। इसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर जब इकट्ठा कर लिया सारी शेयरों को, फिर इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एम्प्लॉइज वगैरह को अपॉइंट किया, फिर काम शुरू हुआ, फिर जो नफा नुकसान हुआ वो फिर यहाँ पे शेयर होल्डर मालिकों को दे दिया जाएगा। बात सुन रही है? तो अब इसको हम जरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं सर। तो अब आते हैं सर मीनिंग ऑफ ए कंपनी। कंपनी क्या है सर? तो यहाँ पे कुछ 3 लाइन में बहुत कुछ समझा दिया गया सर। एक कंपनी जो है इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी इज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक का मतलब क्या है? बहुत सारे लोगों ने जॉइंटली स्टॉक लगा रखा है, यानी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक। एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, कि भाई इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन रजिस्टर्ड होना जरूरी है। अब हमारे गली मोहल्ले के नुक्कड़ पे सर एक पनवाड़ी बैठा हुआ है सर, सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है जी। अब वो जरूरी थोड़ी ना कि अपने नाम को रजिस्टर्ड करवाए, इज दैट क्लियर? लेकिन सर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं हो सकती जो अपने आप को रजिस्टर्ड ना करवाए, इनकॉर्पोरेट ना करवाए। ईच एंड एवरी कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक हो गया? इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। मींस इन शॉर्ट एक नाम से 2 कंपनी नहीं हो सकती, एक नाम से 2 कंपनी नहीं हो सकती। अब हमारा जो काम है स्काईलाइन ट्यूटोरियल, आपको जो पढ़ा रहे हैं, अब मेरी चॉइस थी, क्योंकि हम कंपनी तो है नहीं कि उसको रजिस्टर कराऊं या ना कराऊं, तो मैंने क्या रखा है, इसको रजिस्टर करवा रखा है। तो इन स्काईलाइन ट्यूटोरियल के नाम से कोई एजुकेशन फील्ड में हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता। सारी मेरी बात सुन रहे? इज दैट क्लियर? लेकिन मेरे लिए तो ये ऑप्शन थी रजिस्टर कराऊं नहीं कराऊं। अगर मैं रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता मान लीजिए, तो बिल्कुल पॉसिबल था कि पता चला आज हम 31 साल से पढ़ा रहे हैं और पता चला था आज कोई जुम्मा कोई नया व्यक्ति आया और पता चला उसने अपने कोचिंग का नाम रख दिया स्काईलाइन ट्यूटोरियल और रजिस्टर्ड करवा लिया। सर आप मानिए मुझे नाम चेंज करना पड़ जाता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इज दैट क्लियर? तो यानी कि दैट इज अ बेनिफिट। लेकिन एक कंपनी के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि भाई वो बिगर रजिस्ट्रेशन की कंपनी नहीं हो सकती, यानी एक नाम से 2 कंपनी नहीं हो सकती, ठीक। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, सर ध्यान करना, सेपरेट एंटिटी में और सेपरेट लीगल एंटिटी में डिफरेंस है, एक बात नहीं है। सेपरेट एंटिटी तो सारी है अकाउंट्स के पॉइंट से कि भाई बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? भाई मान लीजिए मैंने भी जो एग्जांपल दिया आपको, और मैंने कहा सर सोल प्रोप्राइटरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो सेपरेट एंटिटी तो यहां पर भी है अकाउंट्स के पॉइंट से, भाई बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है, बिजनेस और उसके पार्टनर अलग अलग हैं, बट लीगली तो अलग नहीं है ना सर। लीगली कैसे अलग है? अगर मान लीजिए कोई गलत काम करता है, या मान लीजिए सोल फर्म गलत काम करती है, ये फंसा जाएगा। ऐसे में पार्टनरशिप फर्म कुछ गलत काम करते हैं तो ये पार्टनर फंसे जाएंगे सब। तो लीगली तो अलग नहीं है ना। बट माय फ्रेंड ध्यान दो इस पर। आइए सर, इसके दिमाग में आई थी सर कहानी प्रमोटर के, इसने दुनिया को इकट्ठा कर लिया, चलो जी काम शुरू करते हैं, जो प्रमोटर होगा तुम्हारे को भी देंगे। बोर्ड डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, चला कौन रहा है सर ये। अगर इन्होंने कोई गलत काम कर दिया तो क्या मालिक को जेल में डालोगे क्या? अब वो बेचारे भाई क्या ड्रामा चल रहा है, हम तो बाहर बेचारे बाट देख रहे थे कि अच्छा सा काम करेंगे कुछ प्रॉफिट आएगा, तो तुम्हारे हाथों में खड़ियां लगवा दी। इज दैट क्लियर? तो भैया ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर क्या होगा भैया, कंपनी अलग है और उसके शेयर होल्डर यानी मालिक अलग है। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है कि भाई अगर कंपनी कुछ गड़बड़ कर रही है तो शेयर होल्डर यानी ओनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बताइए बात समझ आ रही है? तो ध्यान करना, जब आप सेपरेट एंटिटी लिखते हो और वहां पे लीगल वर्ड नहीं डालते कंपनी के अंदर, तो ये एक दिक्कत का विषय है। तो इन छोटी छोटी बातों को अगर आप पकड़ोगे तब सर कुछ हमारी कुछ बात बनेगी। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी। इज दैट क्लियर? सेपरेट तो ही है, लीगल एंटिटी भी है फ्रॉम देयर एंड क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। सर जो कंपनी बन रही है पूरे कानून के दायरे में बन रही है। अब मान लीजिए 1 मिनट के मैंने अभी एग्जांपल दिया सर, एक पनवाड़ी है सर, उसने क्या करा, उसके मन में आया कि चलो जी एक दुकान ले ली सर, छोटा मोटा काम करवा लिया, आ गया सर, सामने बंदे आ रहे हैं, सामान ले रहा है, बेच रहा है, खत्म काम। अब उससे मुझे भी कानून के दायरे में तूने क्या प्रोसेस करा इसके लिए? कह रहा भाई कुछ नहीं किया मैंने, दुकान बना ली सर, काम शुरू कर दिया, लोग आने लग गए, मेरा काम चल रहा है, दाल रोटी मिल रही है, खत्म काम। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होगा सर। अभी मैंने क्या कहा, प्रमोटर के दिमाग में आई सारी कहानी कि कंपनी को फॉर्मेट करते हैं, तो प्रमोटर जो भी काम कर रहा होगा वो सारा लीगल प्रोसेस होगा कि भाई पहले ये फिर ये अभी पढ़ाऊंगा सारा, उसके द्वारा उस लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी बनेगी। ऐसा नहीं कि जैसे मर्जी बना लो, ठीक।
इन अदर वर्ड्स एक कंपनी क्या है सर? आर्टिफिशियल पर्सन। भाई कंपनी क्या है? दिमाग में इमेज है ना, तो इट्स आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन थोड़ी ना, ह्यूमन बॉडी थोड़ी ना। अगर आज हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्री, तो रिलायंस इंडस्ट्री क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। आप मेरी बात समझ रहे हो? पतंजलि क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। विप्रो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। इंडियन, तो अब सोवर्निशिप में तो क्या था? एक व्यक्ति था राम, पार्टनरशिप में क्या था? राम, रहीम, सोहन, 3 पार्टनर। तो क्या थे? नेचुरल पर्सन थे ना सर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? आर्टिफिशियल। जितने भी आप जितने मैं नाम ले रहा हूँ सब क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक हो गया? तो मैंने कहा आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन। समझ रही हो? अब जैसे मैंने लिखा ना सेपरेबल एंटिटी, सेपरेबल लीगल एंटिटी लिखना चाहिए, लीगल वर्ड डालना चाहिए। ठीक है? सेपरेबल तो सारी होती है। चलिए जी, अब इसके बाद नो बिजनेस कैन कैटेगराइज कंपनी। कोई भी बिजनेस इस तरह से कैटेगराइज नहीं करा सकता कंपनी की, अगर जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। ठीक है जी? तो रजिस्टर्ड कंपनी के पास, यानी हमने दिमाग में लगाया कि सर हमें कंपनी का ये नाम रखना है, तो रजिस्टर्ड कंपनी के पास वो नाम हमें क्या करना पड़ेगा? रजिस्टर, ताकि भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कह देगा हाँ ये नाम हमने तुम्हारे को अलॉट कर दिया, अब भविष्य में ये नाम हम किसी को और अलॉट नहीं करेंगे। अब आप पता चला जी कि आपने कहा जी लो जी हम एक कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं जी और आपने कहा जी हमारा नाम भी पतंजलि है, तुम अपना काम करते हो, हम तुम्हें कुछ कह रहे हैं, तुम अपना करते हो, हम अपना कर रहे हैं। तुमने अच्छा चलो ये नाम नहीं दे रहे, चलो रिलायंस इंडस्ट्री रख लेते हैं, तुम अपना काम करते रहो, हम अपना काम करते रहेंगे। ऐसा नहीं है अवेलेबल। तो रजिस्टर्ड कंपनीज के पास जो नाम एक बार रजिस्टर्ड हो गया तो दोबारा वही सेम नाम किसी और को रजिस्टर्ड नहीं करने देंगे। इवन देन अगर मान लो कोई बहुत आसपास का नाम भी होगा तो भी रजिस्टर्ड कंपनी मना कर सकती है, नहीं भाई इससे कंफ्यूजन होगी। आप मेरी बात को समझ रहे हो भाई? जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, पहले पतंजलि के नाम से मान लो कोई रजिस्टर्ड है, अब हम कहते हैं पतंजलि केयर, केयर और हमने डाल दिया आप कर दो रजिस्टर, तो रजिस्ट्रार कंपनी मना कर सकता है, नहीं जी हम नहीं करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्री ऑलरेडी है, ठीक है जी? अब आप क्या दो जी रिलायंस ग्रुप इंडस्ट्री के नाम से हमारे को कुछ कर दो जी आप ऐसा, तो मना कर सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो लोगों को। ठीक है जी? चलिए, तो मैंने क्या कहा जी अब इसके अंदर प्रेस्क्राइब अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, कि जो कंपनीज एक्ट है रिसेंटली वो कितना है 2013, और 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी? जो रूल्स फ्रेम्ड है सर आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सारी कहानी वही सबसे। ठीक, अब आता है सर कंपनी क्या है? तो सिंपल कि भाई कंपनी जो है वो 2000 एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब क्वेश्चन आता है सर क्या 2013 तो ये अभी गया, कितने साल हो गए? 9-10 साल मान लीजिए। क्या 9 साल से पहले कोई कंपनी नहीं थी इंडिया में? उससे पहले जो कंपनी थी, तो सर 2013 से पहले जो एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956, कंपनीज एक्ट 1956। तो अब क्वेश्चन आता है कि 2013 से पहले अगर कोई कंपनी थी तो वो किस में रजिस्टर्ड हुई होंगी? 1956। ठीक है जी? तो उसने कहा जो कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है जी, किसमें? 2013 में, या एग्जिस्टिंग कंपनी। एग्जिस्टिंग कंपनी किसे कहा? जो इससे पहले एक्ट में रजिस्टर्ड है, या अगर उससे पहले कोई एक्ट है तो उसमें रजिस्टर्ड है, तो उन्हें क्या बोला गया? एग्जिस्टिंग कंपनी। क्यों? अब कल को दोबारा अगर कोई नया कंपनी एक्ट आ जाता है तो इसका तो ये थोड़ी ना कि पुरानी कंपनी जितनी भी चल रही है उनको उसमें फिर रजिस्टर कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो यानी कोई कंपनी जो 1956 के अंदर रजिस्ट्रेशन करा चुकी है ऑलरेडी, तो 2013 आया तो ऐसा नहीं है उनको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं। तो जो पहले से किसी और एक्ट में, प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, उन्हें क्या बोला गया? एग्जिस्टिंग कंपनी। सब बड़े ध्यान से सुनना, एक एक नंबर की कहानी आ रही है सर, एक एक नंबर की पेपर में आया एमसीक्यू एग्जिस्टिंग कंपनी, और एग्जिस्टिंग कंपनी में उसने लिख दिया कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 2013, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट 1956, ऐसे करके कुछ लिख दिया। अब सर किसी को एग्जिस्टिंग कंपनी का मतलब ही नहीं पता मान लो, तो किसको मार्क करके आएगा? तो जाएगा 2013 को मार्क करके आ जाएगा। सारी बात सुनने भाई, यहाँ पे आप जो डेफिनेशन को पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट क्या करेगा? उसके एग्जिस्टिंग कंपनी ध्यान होगा, और ध्यान क्या होगा? 2013 एक्ट। कुछ आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा तो गलत हो गया भैया। एग्जिस्टिंग कंपनी वो है जो 2013 से एक्ट से पहले जो एक्ट थे जो उनमें रजिस्टर्ड थी, उसे बोला गया सर क्या? एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक हो गया? चलिए,
अब जो ये कंपनी को डिफाइन किया गया है सर, उसी से ही कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आए। जैसे अब मैंने कहा सर सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अभी तो मेरी बात हुई सर आपसे कि भैया जो ओनर है और जो कंपनी है उनके बीच में लीगल सेपरेट है एंटिटी। तो अगर कंपनी को गड़बड़ करती है तो उसके ओनर जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। रिस्पॉन्सिबल क्या होंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, जो कंपनी को चला रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पे कंपनी के अंदर जो मालिक हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी क्या होगी सर? उनकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। ये शेयर होल्डर्स है, इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाना है, तो जितने के इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, जितना इन्होंने परचेज करे हैं शेयर्स, उतने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पार्टनरशिप में तो क्या था, ये पार्टनर्स अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबल थे, बशर्ते एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म ना हो। भाई अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है तो बात अलग हो गई, नहीं तो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पार्टनरशिप सॉरी कंपनी के केस में ऐसा नहीं होगा सर। जो शेयर होल्डर है, ओनर है, वो लायबल है जितने के उन्होंने शेयर खरीदे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फिगर मान ली कि शेयर 100 रुपए का है, 100 रुपीज का शेयर है, और पता चलता है जी इसने 10,000 शेयर खरीद रखे हैं, तो ये कहेगा 10,000 इंटू में 100, तो कितने होगा? 10 लाख। तो सर ये 10 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, चाहे कुछ भी हो, उससे ऊपर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो दैट्स मीन लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि जो कहानी होगी यहाँ पे क्या होगी, वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी होगी जो भी यहाँ पे शेयर होल्डर है सर। परपेचुअल सक्सेशन, अब परपेचुअल सक्सेशन की अगर मैं बात करूं तो अगर मान लीजिए सोल प्रोप्राइटर है, तो एक व्यक्ति पार्टनरशिप सॉरी सोल पार्टनरशिप फर्म को चला रहा है, और पता चला वो सोल पार्टनरशिप जो ओनर है वो एक्सपायर हो गया, तब चलाए कौन? तो ऑब्वियसली सर वो डिसोल्व हो गई। अगर कोई घर वाला हो जाता चलाना शुरू, तो गलत बात नहीं। अगर पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप के अंदर सर एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, मालिक ना करे तीनों इकट्ठा जा रहे हैं सर, पता चला क्रैश में तीनों मर गए, ऑटोमेटिकली फर्म डिसोल्व हो गई सर, कौन चलाए सर उसको? इज दैट क्लियर? लेकिन अगर कंपनी की बात करें, अगर कंपनी की बात करें तो सर दोबारा ध्यान करिए, अपनी इस पिक्चर को जो मैंने बनाया सर इसको अपने दिमाग में बसा लीजिए। अब कंपनी के अंदर सर ये शेयर होल्डर है, अब पता चला जी ये शेयर होल्डर इसमें से ये पता चला ये 4 बंदे कहीं जा रहे हैं, और पता चला जी क्रैश हो गया, मर गए। कंपनी को क्या फर्क पड़ना है? पहले भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे थे, अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चला रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो परपेचुअल सक्सेशन, तो यहाँ पे किसी शेयर होल्डर के, ओनर के मरने जीने से कंपनी के ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। कंपनी जैसे पहले चल रही थी वो वैसे चलती रहेगी। तो जितना कंसेप्ट सीखोगे समझोगे उतना बेटर है। कॉमन सील, अब देखिए जरा ध्यान से, अब भाई पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटर है, तो वहां पे तो सारी अथॉरिटी जो रहती है वो मालिकों के पास रहती है। लेकिन सर कंपनी में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, कंपनी में तो मालिक बाहर खड़े हुए हैं। भाई अगर मान लीजिए किसी कंपनी के 1 लाख शेयर होल्डर हैं, तो 1 लाख को कैसे इन्वाइट किया जाए? तो अब कंपनी में काम कैसे चले? तो जब कंपनी में जो काम चल रहे हैं तो हर चीज के लिए किसी को ऑथराइज करना पड़ेगा कि भाई हाँ आप परचेज के लिए ऑथराइज हो, आप सेल्स के लिए ऑथराइज हो, बैंक में अगर आपके सिग्नेचर होंगे तो बैंक से चेक क्लियर होगा, ऐसी चीज। तो क्वेश्चन ये आता है कि वहां पे जो भी अथॉरिटी दे रखी है, तो उस व्यक्ति के साइन चलेंगे और उस कंपनी की कॉमन सील यानी स्टैंप चलेगी जी। जब दोनों चीजें होंगी तो वो चीज क्लियर होगी। मेरी बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे कॉमन सील होगी कंपनी की, तब वो काम होगा जी। तो जैसे मैंने यहाँ क्लियर कर बोला कि यहाँ पे कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, सो ऑथराइज्ड पर्सन कैन साइन ऑन द बिहाफ ऑफ इट। जो आपका ऑथराइज्ड पर्सन है वो कंपनी के बिहाफ पे साइन करेगा, कंपनी की स्टैंप लगाएगा, उसके बाद वो चीज एग्जीक्यूट होगी। तो यानी ये है कंपनी की कॉमन सील। इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन से पढ़ा चुका हूं कि कंपनी कभी भी इनकॉर्पोरेट अनइनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, अनरजिस्टर्ड नहीं हो सकती, रजिस्टर्ड होना जरूरी है हर कंपनी के लिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, सर ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स में या तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अपने पिक्चर दिमाग में बनाइए, जो मालिक हैं वो तो बाहर खड़े हुए हैं, बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, तो उसके शेयर एक दूसरे के पास ट्रांसफर हो जाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन सर पार्टनरशिप फॉर्म में तो पढ़ रहा था कि अगर मान लीजिए एबीसी 3 पार्टनर्स है, आप मेरी बात को समझ गए, पता चला किसी बात पे अनबन हो गई उनकी। अब ए कह रहा है बी और सी को मैं बताता हूँ तुम्हारे को, तो पता चला अपना ए जो शेयर है, ठीक है जी, किसी ऐसे को बेच के किसी बदमाश को, कहता लो अब देखता हूँ तुम्हारे को, आप बात समझ रहे हो? तो पता चला बी और सी की तो जिंदगी जहन्नम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब वहां नहीं कर सकते थे आप ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो पहले अगर एबीसी देख रहे थे तमाशा, अगर अब डी ई एफ तमाशा देख लेंगे तो क्या फर्क पड़ने का? आ रही बात सुनने? तो कंपनी तो बड़े डायरेक्टर चला रहे हैं,
तो यानी ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर पे कहानी नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन अभी मैंने आपको पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं बताया है, धीरे धीरे करके पत्ते खोलूंगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर ट्रांसफरेबिलिटी और शेयर में दिक्कत है, ठीक है। तो एक एक करके पत्ते खोलेंगे जाएंगे, ठीक। अगला ऑडिट। अब मालिक कह रहे हैं कि हमें तो बाहर बैठा रखा है तुम लोगों ने, अब भाई हमें तो बताओ क्या चल रहा है कंपनी में, सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, सब काम बढ़िया हो रहा है। तो वहां पे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, इसे बोलते हैं ऑडिटर। क्या बोलते हैं? ऑडिटर। ऑडिटर कंपनी के अंदर सब कुछ ऑडिट करता है, चेक करता है कि हाँ भाई सब कंपनी में ठीक चल रहा है, और फिर वो अपनी जो रिपोर्ट होता है वो मालिक को देता है, शेयर होल्डर्स को देता है कि हाँ जी, वो बताता है जी क्या अंदर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक। ऑडिटर के लिए एक बड़ी लाइन फेमस है सर, कि ऑडिटर इज ए वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। ये जो ऑडिटर है वॉच डॉग, देखने वाला कुत्ता है सर, वो काटेगा नहीं वो। यानी अगर कंपनी में सही नहीं चल रहा तो कंपनी में वो ये नहीं कह सकता ये क्यों नहीं करा तुमने जी, ये क्यों नहीं करा, ये ठीक क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। जो चल रहा है बस उसे देखेगा, रिपोर्ट बनाएगा और शेयर होल्डर को दे देगा। बात समझ आ रही है? इज दैट क्लियर? ठीक है। वो बात एक अलग है, चुटकुले बहुत बने हुए होते हैं। अंदर बता जी काजू बादाम पता नहीं क्या क्या जा रहे हैं, वो बाहर पूछता है अरे अंदर की पार्टी चल रही है क्या, ठीक है। मतलब ऑडिटर बैठा हुआ है, उसकी खातिरदारी करी जा रही है कि भैया ऐसी कोई रिपोर्ट मत दीजिए मालिक को कि हम खिंच जाए, हम न जाए, ठीक है। चलो ये तो मजाक हो गया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है जो ऑडिट कराया जाता है वो ऑडिटर करता है, और जो ये ऑडिटर है, तो ये जो ऑडिट होता है ये कई तरीके का होता है। अगर हम करें फाइनेंशियल ऑडिट हो रहा है तो जनरली उसके लिए एलिजिबल कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर कॉस्ट तो इसी डिग्री की वैल्यू है, ठीक। चलिए आगे, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। सर जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मालिक हैं सर, अधिकार है ना कि उनको इंफॉर्मेशन मिले। तो चलो वो अंदर आकर डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन उनको अधिकार तो है ना कि उनको इंफॉर्मेशन तो मिले, वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर इन्हें प्रोवाइड करता है सर। ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सर अभी समझ में आ गया कि ओनरशिप और मैनेजमेंट सर डिफरेंस है। जो ओनरशिप है सर वो शेयर होल्डर है, और जो मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीईओ वगैरह वो मैनेजमेंट है। तो क्लियर कट डिफरेंस है। जबकि हम पार्टनरशिप में या ओनर होता है वही मैनेजमेंट कर रहा होता है, वही संभालता है, ठीक हो गया। चलिए टाइप्स ऑफ कंपनी। और जो टाइप्स ऑफ कंपनी की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ कंपनी। तो साइज ऑफ कंपनी की बात करें तो स्मॉल स्केल कंपनी या अदर कंपनी। अगर ऑन द बेसिस नंबर ऑफ मेंबर्स कर रहे हैं तो सर 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तीन तरह की ये कंपनी हो सकती है सर। 1% कंपनी सर ये अभी लेटेस्ट कंसेप्ट शुरू हुआ है, बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है सर। 1% कंपनी, जैसे कंपनी के लिए तो ज्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं, तो यहाँ 1% कंपनी यानी एक व्यक्ति ने एक कंपनी जो है वो बना दी है। तो डिटेल में भी मैं पढ़ाता हूँ आपको। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, अगर कंट्रोल की बेसिस से बात करें सर, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, ठीक। अब धीरे करके सारी डिटेल करता हूं मैं आपसे। ऑन द बेसिस ऑफ मैनर असेस द कैपिटल, लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी, ठीक। अब देखो जी होल्डिंग कंपनी की मैं बात करता हूं। अब पता चला जी मार्केट में एक कंपनी है, ठीक हो गया जी, एक दूसरी कंपनी ने इसके मेजोरिटी और शेयर्स खरीद लिए, पता चला। समझ आ रही बात? मेजोरिटी और शेयर्स इस कंपनी ने दूसरी कंपनी के खरीद लिए, तो उस केस में ये क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी, और ये क्या हो जाएगी? सब्सिडरी कंपनी। इज दैट क्लियर सर? अभी हाँ जी, ये हॉस्टाइल टेक ओवर नहीं हुआ? आपसे जितना पढ़ाई चुका हमको लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी मैंने आपको बताया कि शेयर होल्डर ने, मैंने कहा मान लीजिए 100 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर खरीद रखे हैं तो 10 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल, बताया मैंने आपको। ये हो गया सर लिमिटेड बाय शेयर्स। एक अगला होता है लिमिटेड बाय गारंटी। यहाँ कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो गारंटी देंगे कि मैं इतने के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो हो गया लिमिटेड बाय गारंटी। और बाय चांस कोई शोल्डर कह देता है जी मैं अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबल हूँ कंपनी के लिए, तो वो हो गया अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। अगर कुछ नहीं कहा जा रहा, अगर कुछ नहीं कहा जा रहा, तो बाय डिफॉल्ट लिमिटेड बाय शेयर्स माना जाता है। इज दैट क्लियर? अगर कुछ नहीं कहा जा रहा तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? लिमिटेड बाय शेयर्स। लिस्टेड कंपनी, नॉन लिस्टेड कंपनी। अब जरा ध्यान दीजिए, अब अगर हम देखते हो स्टॉक एक्सचेंज, तो अगर कंपनी, किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड करा रखे हैं,
तो वो लिस्टेड कंपनी हो गई, अदरवाइज नॉन लिस्टेड कंपनी। अदर फॉरेन कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनी, शेड्यूल्ड कंपनी, इंडियन कंपनी, तो ये कुछ और तरीके हो सकते हैं जिसमें हम कंपनी को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से जो खास चीजें हैं वो उनको वन बाय वन हम डिस्कस कर रहे हैं सर। अब आता है सर हमारा यहाँ पे 1% कंपनी। 1% कंपनी बहुत पुराना कंसेप्ट नहीं है, बहुत पुरानी कहानी नहीं है, इसे ध्यान से सुनेंगे सर, पेपर में आ सकता है सर। 1% कंपनी आल्सो नोन एज ओपीसी, 1% कंपनी का शॉर्टकट निकाल दिया गया सर। कैन बी इनकॉर्पोरेटेड बाय ओनली 1% एज इट्स ओनर, ये इसको इनकॉर्पोरेट करा सकता है और उसके में कहा गया मालिक भैया एक है। तो बहुत सारे शेयर दिख रहे थे ना आपको, इसमें कह रहे हैं एक है, ठीक है जी। होवर इट कैन हैव मैनी डायरेक्टर्स, अब कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्यादा हो सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मालिक यहाँ पे शोल्डर पता चला जी एक है। हाँ जी सर। रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल प्रोवाइडेड दैट क्या ओनली ए नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया है सर, केवल वही एलिजिबल है ओपीसी के लिए, नेचुरल पर्सन। ठीक हो गया जी। अगला जी, मतलब कि एक कंपनी जो है वो दोबारा से कोई एक कंपनी 1% कंपनी ओपन नहीं कर सकती। ठीक, आगे। अगेन ए नेचुरल पर्सन कैन बिकम ए नॉमिनी ऑफ द सोल मेंबर ऑफ द ओपीसी, इसका जो नॉमिनी होगा वो भी नेचुरल पर्सन होगा, यानी कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं हो सकता फिर से। तो यानी जो इसका मेन शेयर है वो नेचुरल होगा, जो नॉमिनी है वो भी नेचुरल होगा। ठीक है जी। तो यानी कि फॉरेनर, बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह ये नहीं हो सकते सर। A person cannot incorporate more than OPC or become a nominee in more than one OPC। तो उसने कहा यहां पर जो हम बात कर रहे हैं, जो इनकॉर्पोरेट होगा एक में ही हो सकता है, एक से ज्यादा ओपीसी के अंदर वो इनकॉर्पोरेट। अब यहां पे आता है सर कि पता चला एक मेंबर है ओपीसी का और पता चला वो मेंबर बन गया दूसरे भी ओपीसी का, तो किसी तरीका गलत है। तो उस केस में उसे 180 डेज में एक से विड्रॉ करना पड़ेगा। 180 दिन का टाइम दे रखा है, 180 डेज के अंदर उसको एक से विड्रॉ करके दूसरे में देना पड़ेगा। जो एक माइनर है सर वो मेंबर नहीं हो सकता, ना ही नॉमिनी हो सकता, ओपीसी का मेंबर हो सकता नहीं, ना ही नॉमिनी हो सकता। ओपीसी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू ए कंपनी, जो ओपीसी है वो ओपीसी रहेगी, कल को उसे हम कंपनी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकती सर, वो वही रहेगी। कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो यहाँ पे एनबीएफसी की तरह है 1% कंपनी काम नहीं कर सकती। ओपीसी कैन नॉट एक्सीड पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख, इसकी पेड अप कैपिटल सिर्फ 50 लाख, 50 लाख से ऊपर नहीं हो सकती। ठीक है जी। तो नहीं तो उसको विद इन कन्वर्ट प्राइवेट कंपनी के अंदर से 2 महीने के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ओपीसी कैन नॉट एक्सीड एवरेज एनुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द रेलेवेंट पीरियड एक्सीडिंग 2 करोड़, किसी एक साल में उसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है जी। आपको ये नजर आ रहा होगा कि मेन मोटिव जो है वो छोटे स्केल पे इसका काम करने के लिए परमिशन दे रही है। दूसरी बात, जब भी कंपनी यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, जब भी सिग्नेचर होंगे नेम ऑफ द सच कंपनी में जब भी प्रिंट करोगे तो वहां पे मेंशन करना पड़ेगा 1% कंपनी, जैसे लिखा ना गायत्री देवी, तो आप देखिए नीचे लिखा क्या हुआ है 1% कंपनी, क्योंकि जो सामने डील कर रहा है उसको क्लियर हो कि जिससे वो डील कर रहा है वो 1% कंपनी है। तो आप बात को समझिए सर, अगर 1% कंपनी है, एक ऑर्डिनरी कंपनी है, तो एक जनरल कंपनी में और 1% कंपनी में फर्क है। जनरल कंपनी में जनरल पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, 1% कंपनी में एक व्यक्ति का पैसा लगा हुआ, और ध्यान करो कहीं ना कहीं उसकी कुछ मोनोपोली कंपनी में चल रही होगी। तो आउटसाइडर जो उससे डील कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए ना कि वो 1% कंपनी से डील कर रहा है या जनरल कंपनी से डील कर रहा है। तो इसलिए जहां पर भी कंपनी का नाम लिखा होगा उसके नीचे लिखा होना जरूरी है 1% कंपनी। चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करें से प्राइवेट कंपनी। हमने कहा जी प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी मीन्स ए कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपी और हायर पेड अप कैपिटल में भी प्रेस्क्राइब विच इज आर्टिकल। अब उसके अलावा क्या बात है मेन चीज इसमें, जो हमारा शेयर का ट्रांसफर है, तो हमने पीछे कहा ना ट्रांसफर शेयर हो सकती है आराम से, लेकिन प्राइवेट कंपनी में उस पर रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, प्रोविजन हो जाएगा, और यहाँ पे राइट और ट्रांसफर शेयर अवेलेबल नहीं होगा। क्योंकि प्राइवेट कंपनी में तो एक तरह है कि आप समझिए मेरी बात को, एक पार्टनरशिप की तरह कंपनी हो गई ना, तो अब वहां पे अगर हम ये कहें कि एक का शेयर दूसरे को ट्रांसफर करने की परमिशन दे दी जाए तो वो नहीं होगी, यानी प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर आप नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इन केस ऑफ 1% कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200। तो यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी है सर उसमें क्या कहा गया
इसके जो लिमिट ऑफ मेंबर है वो कितने हैं, 200 है, लेकिन उसके अंदर ऑब्वियसली सर एम्प्लॉइज काउंट नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। बट where two or more person hold one or more share in a company jointly, they shall be for the purpose of this clause be treated as a single member. तो अब यहाँ पे जब हम बात करें मेंबर की, तो अगर किसी शेयर होल्डर ने किसी कंपनी के मान लीजिए 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो वो 10 मेंबर नहीं काउंट होंगे, वो एक ही मेंबर काउंट होगा। इज दैट क्लियर? भाई ऐसा भी तो है ना, कोई जरूर है ना हर शेयर होल्डर एक शेयर लेके बैठा होगा, ऐसा थोड़ी ना। तो अगर एक शेयर होल्डर 200 शेयर लेके बैठा है, 500 शेयर लेके बैठा है, तो 1% काउंट होगा। ठीक। अब provided further that person who are in the employment of the company, person having been formally employment of the company, ये सारी कुछ कहानी लिमिटेशंस यहाँ पे दे रखी है। तो प्राइवेट कंपनी के अंदर फर्दर ये हो सकता है लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो लिमिटेड बाय शेयर से वो हो गया तो भैया जितने के शेयर उसने खरीद रखे कंपनी में उतने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा का उसने गारंटी दे रखी है एज ए पार्टनर की तरह, अनलिमिटेड लायबिलिटी एज ए पार्टनर की तरह उसने क्या रखा जी मैं तो अनलिमिटेड रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब आता है सर यहाँ पे क्या, पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखिए सर, एक बार तो हंसी सी भी आ रही होती है, क्या पब्लिक कंपनी नॉट ए प्राइवेट कंपनी। अब कई बार सुन क्या कहता है, हम पूछते हैं पब्लिक कंपनी क्या है, वो कहते हैं नॉट ए प्राइवेट कंपनी। हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है, कहते हैं नॉट ए पब्लिक कंपनी। अब मैं कह रहा हूं जोक, अब ये क्या हो गया? तो सर ध्यान करना, पब्लिक कंपनी में आपको लिखना है नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी में हमें लिखना है कि नॉट ए प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी। मिनिमम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपीज। ठीक है जी। और इसके अंदर जो है ट्रांसफरेबिलिटी वगैरह सारी चीज अलाउड है। मेंबर इसके कम से कम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए सर। डायरेक्टर जो होने चाहिए वो कम से कम 3 होने चाहिए, लेकिन 15 से ज्यादा ये नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। इसके अंदर मैक्सिमम की लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में, कोई डाउट वो नहीं है सर। ठीक होगा जी। तो मिनिमम कितने 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और प्राइवेट में कितना था, मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने थे 200। ठीक होगा जी। इसकी मैक्सिमम की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक। अब ये फिर से वही कहानी दिख रही है आपको, पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी सर। इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, अब जरा सुनिए कि हमने कहा सर एक कंपनी है जिसकी हम इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड कैसे होगी सर? तो उसके आपके 4 प्रोसेस हैं, उसके बाद कंपनी रजिस्टर्ड होगी सर। जैसे सबसे पहला आता है सर प्रमोशन, फिर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन, फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन और फिर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अगर हम इसे ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छा काम आएगा सर। हमने कहा सर प्रमोशन, तो अभी ध्यान करिए, जब मैंने आपको अभी पढ़ाया तो मैंने क्या कहा था कि एक व्यक्ति जिसको प्रमोटर मैंने बोला कि भैया सबसे पहले उसके दिमाग में आया कि चलो एक बड़े स्केल पे काम करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिसे बोलते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, कि भैया पहले वो प्रमोशन करेगा कंपनी का, पब्लिसिटी करेगा कंपनी की, कि वो क्या स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके दिमाग में क्या आइडियाज हैं। तो दैट इज अ स्टेप ऑफ प्रमोशन ऑफ ए कंपनी। तो प्रमोशन ऑफ ए कंपनी, कंपनी की पहली स्टेज है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो ये आप तो सबसे पहले जो बिजनेस का एक्सप्लोर इनिशिएटिव वगैरह सब कुछ ये स्टेज में आ जाएगा सर। जैसे अब हमने कहा सर यहाँ पे ए प्रमोटर इज अ पर्सन हु अंडरटेक्स सेवरल स्टेप्स। ठीक है जी। बिजनेस का स्टार्ट करना है तो उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, टेक्निकल फिजिबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी कैसे है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कैसे है, नेम का अप्रूवल लेना, सिग्नेचरी जो है मेमोरेंडम एसोसिएशन उनको फिक्स करना। तो स्टार्टिंग के जो सारे काम है वो प्रमोटर यहाँ पे करेगा सर। ठीक है जी। जब ये चीज पूरी हो जाएगी तब उसके बाद शुरू होगा सर इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन, कंपनी के नाम को रजिस्टर करवाना सर। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कंपनी के नाम की रजिस्ट्रेशन पे लिखा है कि कंपनी का जो नाम होगा वो रजिस्टर्ड कंपनी के पास रजिस्टर्ड करवाया जाएगा। तो ये हो गई हमारी सर कौन सी, इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। वैसे बाकी सब्जेक्ट में सारी इतनी कहानियां हो सकती है, लेकिन अकाउंट्स में इतनी कहानियां नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मटेरियल के अंदर ये सारी बातें लिख रखी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन अकाउंट्स में इतनी सारी कहानी ये नहीं है सर। अगला आता है सर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, जो मेन प्रैक्टिकल टॉपिक है सर इस चैप्टर का। तो एक्चुअली में जो हमें करने को जो मिलेगा अकाउंट्स में वो यहाँ से है सर, कैपिटल सब्सक्रिप्शन। कि यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया उसको एक्सप्लोर करा, जनरल पब्लिक के पास भेजा उसने, फिर वहां पे क्या होगा, कैपिटल सब्सक्रिप्शन जनरल पब्लिक को पसंद आएगा, जनरल पब्लिक कंपनी के अंदर पैसा लगाना शुरू करेगी, मींस कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक हो गया जी। तो एक पब्लिक कंपनी जो है वही फंड मंगा सकती है जनरल पब्लिक से, यानी जो प्राइवेट कंपनी है वो जनरल पब्लिक से फंड नहीं मंगा सकती। तो मंगाएगी कैसे, थ्रू प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी। तो ओनली आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन आगे कंपनी स्टेज पे जाएगी। अब जैसे मान लीजिए कंपनी है, अब प्रमोटर ने सर जनरल पब्लिक को सर प्रोस्पेक्टस के थ्रू सारी बातें बताई,
जनरल पब्लिक से पैसे मंगाए सर इन्वेस्ट करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि पता चला जनरल पब्लिक से 50 करोड़ रुपए मंगा रही है कंपनी, ये 50 करोड़ इन्वेस्ट करने, ठीक है जी, और आया 1 करोड़ रुपया, ठीक है जी, 50 करोड़ मंगा रही, आया कितना, जस्ट 1 करोड़। अब यहाँ पे ये नहीं हो सकता कि चल लेट्स स्टार्ट, कोई बात नहीं, कम आ गया, क्या हो गया, इससे स्टार्ट कर लेते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आना चाहिए, तभी उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा, नहीं तो बात खत्म हो जाएगी, पैसे वापस करने पड़ेंगे। और वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है वो भी मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ आगे। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जब ये सारी कहानियां हो जाएंगी, उसके बाद इन फॉर्मेलिटीज के बाद बिजनेस को स्टार्ट करा जा सकता है, कमेंस किया जा सकता है, और बिजनेस को रन करा जा सकता है, और उसके बाद जो नफा नुकसान होगा वो शुरू हो सकता है। अब ये डिटेल में सर मैंने पढ़ा रखा है प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस क्या है, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के लिए आप आफ्टर 12th मान लीजिए मैं कॉलेज में एडमिशन लेना, कहीं पे भी एडमिशन लेना, तो क्या होता है वहां पे भी प्रोस्पेक्टस इशू होता है, अपने बारे में वो बताते हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे मान लीजिए एक किस्म से स्काइलर ने भी अपना प्रोस्पेक्टस बना रखा है, कि शुरू में कोई स्टूडेंट आ रहा है तो हम दिखा रहे हैं, देखो जी हमारे पुराने स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स हैं, हमारा स्टडी मटेरियल ये है सर, हमारा रिजल्ट ये है, सब कुछ दिखा रहे हैं ना सर, वो भी क्या है, वो भी तो प्रोस्पेक्टस है। तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस क्या है, जो अवेयरनेस करा रहे हैं जनरल पब्लिक को, ताकि उसको देख के जनरल पब्लिक का इंटरेस्ट क्रिएट हो और वो उसके अंदर अमाउंट हो लगाए, इन्वेस्ट करेगी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, आप देखिए सर, अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैंने कहा, प्रमोटर के दिमाग में ये आइडिया आया, तो वहां पे जब आइडिया हुआ शुरू करना शुरू कर दिया गया, और यहाँ पे जाके फिर पता चला जिससे इनकॉर्पोरेशन मिली, तो क्या इस टाइम से इस टाइम के बीच में खर्चे नहीं होंगे क्या, इनकॉर्पोरेशन से और उसके बीच में वो तो होंगे सर खर्चे, तो उन्हीं खर्चों को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस व्हिच आर इनकर्ड ऑफ बिजनेस बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो इनकॉर्पोरेशन कमेंसमेंट बिजनेस से पहले जो हो रहा है, स्टैट्यूटरी फीस, कंपनी लोगो, सर्वे रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके इनकॉर्पोरेशन या कमेंसमेंट से पहले स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं हम, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब जैसे मैंने कहा भैया एक मस्ती मजाक में कि भाई मंगाए 50 करोड़, आया 1 करोड़, भैया से स्टार्ट नहीं कर सकते यहाँ पे, वो आपका डिफाइन होता है सेक्शन 39 के अंदर। ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए, सेक्शन 39 के अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है। तो जब आप पेपर में थ्योरी लिखते हो और वहां पे सेक्शन वगैरह डालते हो, तो आपकी वहां पे उस थ्योरी की, आपके आंसर की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो ये अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन है जो मस्ट भी रेज होना चाहिए शेयर से, ताकि कंपनी को स्टार्ट करा सके। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कहानी क्या है कि भाई जो आपको फिक्स एसेट्स खरीदनी है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर करना है उतना पैसा आपके पास आना चाहिए। आपको जो वर्किंग कैपिटल, जो रूटीन फंड के लिए जो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा चाहिए, उसके लिए आपके पैसा आ जाना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो मैंने समझाया, उसको सेट ऑफ करने के लिए, मीट आउट करने के लिए आपका अब पैसा आ जाना चाहिए। तो पहले तो जिसने पे करा है प्रमोटर वगैरह ने, बाद में तो कंपनी को उसको देना पड़ेगा ना, भैया उसके लिए पैसा आ जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई आपने शेयर्स वगैरह इशू करे हैं, उस पर किसी को कमीशन दी है आपने, तो वो कमीशन लायक भी पैसा आपके पास आ जाना चाहिए। अगर आपने कोई लोन ले रखे हैं पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए, तो वो लोन को चुकाने के लिए पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है जी। रूटीन में जो उसके बाद एक्सपेंडिचर होने वाले हैं, उसके लिए आपके पास पैसा आ जाना चाहिए, ठीक है जी। एक तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू सर ये है कि जितने भी आपने शेयर इश्यू करे हैं, जितने अमाउंट के, उसका 90% आपके पास पेमेंट आ जानी चाहिए। यानी कि अगर आपने 50,000 शेयर इश्यू करे हैं, तो उसका 90% कितना हो गया सर, 45,000 शेयर। तो 45,000 शेयर जनरल पब्लिक से सब्सक्राइब हो जानी चाहिए। ऐसा है कि आप तो जनरल पब्लिक को 50,000 शेयर इश्यू कर रहे हो और 5,000 शेयर सब्सक्राइब हुए, आपने कोई बात नहीं सोचा चलो 5,000 शेयर से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो जितना भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है जनरल पब्लिक को, उसका 90% शेयर जो है पब्लिक से आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कहानी है, अगर बाई चांस ये ऐसा नहीं हो पाया, बाई चांस अगर ऐसा नहीं हो पाया, तो आपको जो अमाउंट है पूरा रिफंड करना पड़ेगा 15 डेज के अंदर, ठीक है जी। और ये 15 डेज हो जाएंगे सर 7 डेज, ठीक है जी। अगर नॉन अंडर राइटिंग इशू यहाँ पे है, अगर 15 दिन कब है, अगर आपने शेयर्स को अंडर राइट नहीं करा रखा, अगर अंडर राइट करा रखा है तो 7 डेज के अंदर ही आपको करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन आता है अंडर राइटिंग क्या है, क्वेश्चन आता है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर से क्या होता है। तो अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स का मतलब सर सिंपली है कि एक कंपनी रिस्क कवर कर रही है। जैसे मान लीजिए हमारी कोई गाड़ी है, हम क्या करते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो इंश्योरेंस करा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस करा लिया, तो वो एक सब रिस्क कवर करा है। तो वो रिस्क कवर क्या करा है कि भाई गाड़ी का इंश्योरेंस करा लिया, मालिक ना कर, कहीं गाड़ी चला रहे हो, कहीं लग गई, कुछ हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी, आपका नुकसान होने से बच जाएगा। लेकिन अगर गाड़ी नहीं लगी, तो क्या हम ये कह सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी से कि ला भाई हमारी तो गाड़ी लगी नहीं, ला कुछ तो अमाउंट दे दे यार। इट्स नॉट लाइक दैट। इज दैट क्लियर? तो अंडर राइटिंग और शेयर्स की कहानी भी यही है कि जो अंडर राइटर को अपॉइंट किया जाता है, वो इसलिए अपॉइंट किया जाता है कि वो जनरल पब्लिक से शेयर्स आ गए तो वेरी वेल, अगर नहीं आए तो अंडर राइटर्स को वो शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। दैट इज अंडर राइटर। ऑब्वियसली
अगर कोई ऐसा रिस्क ले रहा है, इस तरह की कोई इंश्योरेंस हमें करके दे रहा है कंपनी को, तो उसके लिए उसको भी हमें कुछ रिटर्न कंपनी को रिटर्न देना पड़ेगा। तो दैट इज द अंडर राइटिंग। समझ आ गई बात? तो अगर नॉन अंडर राइटिंग है तो 15 डेज, और अगर अंडर राइटिंग कर रखे हैं तो 7 डेज। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स आप यहां तक इसे कंप्लीट करिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।